अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने वर्टेब्रेट्स के अंदर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी स्टडी करनी है। वर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम की वजह से इन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, और ये कंप्लीट होती है यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है गट ट्यूब का भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर बक्कल कैविटी, माउथ वाला स्ट्रक्चर आता है, फेरेंक्स आती है, इसोफिगस आती है। इन सारों को जो है हम आगे डिटेल से देखेंगे, और ये बिल्कुल लेंथी नहीं होगा, कुछ मिनट्स का जो है ये लेक्चर है। ठीक है, 9 से 10 मिनट का। स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हम ये सारा इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। रेक्टम, एनस, क्लोका, ये सब आ जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि दर्ज झैल 3 अहम ग्लैंडुलर सिस्टम है। ग्लैंडुलर सिस्टम जो सेक्रेशंस रिलीज करती हैं वो भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा रिलीज करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि माइलेस होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है, और बाइल डक्ट से वो जाएगा गाल ब्लैडर के अंदर, और गाल ब्लैडर जो है इसे स्टोर कर लेगा। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक फ्लूइड रिलीज होगा, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। बहुत से वर्टेब्रेट जो है अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा यानी कि ज़्यादातर टाइम फूड की यानी कि उसे स्क्वायर, उसे हासिल करने में, उसकी तलाश में गुजारते हैं, फीडिंग में गुजारते हैं। तो फीडिंग को हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल पास टाइम मैकेनिज्म है। जो ओरल कैविटी यानी कि जो माउथ होती है, टीथ, इंटेस्टाइन, और जो यानी कि बाकी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, वो वे जाहिर करते हैं कि एनिमल किस तरह से फूड को गैदर करता है, किस टाइप की वो फूड लेगा, ठीक है, और किस तरह से उसे डाइजेस्ट करेगा। तो पहले हमने टंग का देखना है। टंग या टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ओरल कैविटी के फ्लोर में होता है। वर्टेब्रेट के लैम्प्रे की प्रोट्रूसिबल यानी कि बाहर आने वाली, अंदर जाने वाली टंग होती है, और हॉर्नी टीथ होती है, रेस्म यानी कि उतारने के लिए उसका वो जो गोश्त होता है उसकी हड्डियों से। ठीक है, जो फिशेज़ हैं इनकी प्राइमरी टंग है और टीथ होते हैं, जिसके ज़रिए से ये प्रे को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इनकी टंग हमारी तरह जो है मस्कुलर नहीं होती। जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स की जो टंग्स होती हैं टेट्रापोड्स की, वो मोबाइल होती हैं, यानी कि वो अंदर भी जाती हैं, बाहर भी आती हैं। फ्रॉग, सैलेमेंडर, लिजर्ड, तो ये अपनी टंग का कुछ हिस्सा बाहर निकालते हैं इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। जो वुड पैकर है इसकी लॉन्ग स्पाइनी टंग होती है। जो आंट और टर्माइट के ऊपर ईट करने वाले मैमल्स हैं इनकी लॉन्ग स्टिकी टंग्स होती हैं। जो कैट्स और कार्निवोर्स होती हैं इनकी टंग के ऊपर जो है स्पाइनी पेपिलाई होते हैं। ठीक है, कैट्स के और कार्निवर्स के, और स्पाइनी पेपिलाई के ज़रिए से वो बोन के ऊपर से वो जो मीट है उसे हटाएंगे, फ्लैश को हटाएंगे। नेक्स्ट हमने टीथ देखना है। तो बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने फ्लाई करना होता है उनके बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए। टर्टल, बेलीन, व्हेल और वर्टेब्रेट, इनके अंदर जो है टीथ होते हैं। टीथ खास किस्म के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो कि यानी कि एनिमल्स में होते हैं, जो कि या तो प्लांट्स पर फीड कर रहे होते हैं एनिमल्स पे, यानी कि किस लिहाज से स्पेशलाइज्ड होंगे कि वो प्लांट खाते हैं, एनिमल खाते हैं, और किस तरह से वो फूड को गेन करेंगे। हर्बीवोर्स के फ्लैटन टीथ होते हैं, कार्निवोर्स के पॉइंटेड टीथ होते हैं। जो स्नैक के टीथ होती हैं वो स्लोप होते हैं बैकवर्ड। ठीक है, प्रे को पकड़ने के लिए, स्वेल्विंग के दौरान उसके रिटेंशन के लिए। वोल्व्स के, भेड़िए के कैनाइन टीथ होते हैं फूड को रिप करने के लिए, उसे यानी कि चीरने फाड़ने के लिए। हर्बीवोर्स जैसा कि डियर जो है इसके हर्बीवोर्स जैसा कि डियर की ग्राइंडिंग टीथ होती हैं। जो बियर के फ्रंट टीथ होते हैं वो ब्रांचेस और ट्रीज की चिजलिंग के लिए यानी कि उन्हें तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एलिफेंट के जो 2 अपर टीथ हैं वो वीपन्स के तौर पर, हथियारों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए। बियर, ह्यूमन, पिग, रैकन और जो दूसरे मैमल हैं। अच्छा, जो रैकन है ऐसा मैमल है जिसकी शक्ल फोक्स की तरह होती है, और जो साइज होता है वो बड़े रैट जितना होता है। इनके जो टीथ होते हैं वो मल्टीपल टास्क के लिए होते हैं, यानी कि टेयरिंग, रिपिंग। अच्छा, रैकन की जो शक्ल होती है यानी कि फोक्स की तरह, और इसका साइज जो है बड़े रैट जितना होता है। ठीक है, और इनके मल्टीपल टास्क के लिए जो है टीथ होती हैं। नेक्स्ट हमने स्लाइवरी ग्लैंड देखनी है। तो फिशेस के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड उनके हाइड्रोजन में बहुत कम होती हैं। लैम्प्रेज एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि एंटी कोगुलेंट रिलीज़ करती हैं, जिससे ताकि प्रे का जो ब्लड है वो कोगुलेट ना करे। तो ये एंटी कोगुलेंट होता है, उससे जो है कोगुलेट नहीं करने देता। जो स्नेक्स होते हैं इनके मॉडिफाइड जो हैं ग्लैंड्स होते हैं, जो कि विनोम पैदा करते हैं, जो कि फैंक्स से रिलीज़ होते हैं उसके प्रे को इमोबिलाइज करने के लिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो ओरल डाइजेस्टिव सिक्रेशन है ना, वो एम्फीबियन रेप्टाइल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एम्फीबियन रेप्टाइल में स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स के अंदर ये होंगे, और मैमल्स के अंदर भी जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स होंगे। नेक्स्ट वो इसोफिगाई का कह रही हैं। फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर जो है ये शॉर्ट होती हैं, और एमनियोट्स। अच्छा, सबसे पहली एमनियोटिक लेयर रेप्टाइल में बनी थी। एमनियोट किसे कहते हैं? जिनकी एम्ब्रियो की गिर्द एमनियोटिक लेयर होती है। तो ये उसके अंदर लॉन्गर होती है उनकी लंबी नेक की वजह से। ग्रेन और सीड के ऊपर जो ईट करने वाले बर्ड्स होते हैं
इनका जो क्रॉप होता है वो एसोफेगस के कार्डल पोर्शन से, उसके टेल वाले पोर्शन से आया है। अच्छा, क्रॉप के अंदर फूड जो है स्टोर होती है, तो वो इस बात को इंश्योर कराती है कि जो फूड है वो लगातार स्टोमिक और इंटेस्टाइन को डाइजेशन के लिए मिलती रहे। ये स्ट्रक्चर इन बर्ड्स को इजाज़त देता है कि वो कभी कभी, यानी कि फ्रिक्वेंटली फूड ईट ना करें, कभी कभी करें, फिर भी जो है मेटाबॉलिक रेट उनके अंदर बरकरार रखता है। नेक्स्ट हमने स्टोमिक का देखना है, तो ये एंसेस्ट्रल वर्टेब्रेट का स्ट्रक्चर है और ये इवॉल्व हुआ जब वर्टेब्रेट ने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो है खाने जो है स्टार्ट कर दी, और वो लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल पर खाते हैं और उनकी यानी कि स्टोरेज की फिर ज़रूरत होती है। कुछ जोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड और उनकी जो प्रोडक्शन होती है ना HCl की, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और फूड को प्रिजर्व करती है। एंजाइम पेप्सिनोजिन जो कि पेप्सिन में फिर एक्टिवेट होकर बदल जाता है और डाइजेशन करता है, तो वो बाद में जो है कहते हैं इवॉल्व हुआ, क्योंकि डाइजेशन बेसिकली काम ही नहीं थी इसका स्टोमिक का, इसका काम जो है स्टोरेज था, अब्सॉर्प्शन था। नेक्स्ट जो हमने ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर देखनी है, गिजर्ड, कुछ फिशेस रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स में होते हैं और बर्ड्स में होते हैं। जो बर्ड का गिजर्ड है वो उसके स्टोमिक के पोस्टीरियर पोर्शन से आया है, ठीक है, बर्ड का गिजर्ड, जिसे वेंट्रिकुलस कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर पेबस यानी कि बट्टे वो ग्रिट होते हैं जो कि यानी कि गलती से वो निगल लेते हैं, तो वो गिजर्ड के अंदर रहते हैं और ये यानी कि ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, र्यूमन्स क्या होते हैं? ये रूमिनेंट मैमल्स होती हैं जो कि कट को च्यू करती हैं, च्यू यानी कि चबाती हैं कट अपने चारे को, जैसे कि काउस, शीप्स, डेयर्स, ठीक है। तो इनके अंदर एक इनके स्टोमिक की अनयूजुअल मॉडिफिकेशन होती है, उसके कुछ पार्ट्स होती हैं जिसके ज़रिए से ये रिगर्गिटेट करती हैं अपने कट को, यानी कि मुंह में ले आके दोबारा से चबाती हैं। यानी कि पहले बहुत सारी खुराक खा ली, फिर एक यानी कि कंफर्टेबल जगह पे चले गए जहाँ पे इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर वहाँ पे इसे दोबारा से जो है चबाएंगे। ये जो मेथड है डाइजेशन का, ये उन एनिमल्स में इवॉल्व हुआ है जिन्हें बड़ी तादाद में यानी कि खुराक तेज़ी से खानी होती है, लेकिन फिर वो इसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह पर जाकर जो है चबाते हैं। जो रूमिनेंट का स्टोमिक है वो अपॉर्चुनिटी देता है बहुत से बड़ी तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट कर सके, जो कि वॉल में होता है ग्रास की और वेजिटेशन की, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि सेलुलोज में बड़ी मिकदार में एनर्जी होती है, तो हम एनिमल के अंदर उसे डाइजेस्ट करने की सेलुलोज एंजाइम के ज़रिए से एबिलिटी ही नहीं होती, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए गट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सेलुलोज एंजाइम पैदा करेंगे, और इन्होंने हर्बीवोरस की लाइफस्टाइल को बहुत ईजी बना दिया है, ठीक है। और फिर वो कहने हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टोमिक का वो एक्सपेंड फूलता है और वो एक बड़ा सा पाउच बनाता है जिसे र्यूमन कहते हैं। नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रेटिकुलम कहते हैं, ऊपर र्यूमन फिर रेटिकुलम, और फिर इसके अंदर जो स्टोमिक का लोअर पोर्शन है वो उम्बेसम बना रहा होता है जो कि एक एंटी चैम्बर है, यानी कि खान है। और ये किसके पीछे होता है? ट्रू स्टोमिक के पीछे होता है जो कि एबोमेसम है। पहले खुराक र्यूमन में दाखिल होगी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसका सामना होगा, कुछ फ्लूइड होगा, कुछ हीट होगी, कुछ चर्निंग यानी कि चबाने का अमल र्यूमन में होगा, तो उससे वो पल्पी मैस के अंदर बदल जाएगी और फिर वो रेटिकुलम में जाएगी, ठीक है, जहाँ से फिर से वो मुंह में आ जाएगी, यानी कि माउथ फील में वो आ जाएगी और रिकर्गिटेट होगी कर्ड के तौर पर, यानी कि वो जो चारा है मुंह में वो चबाने लग जाएंगे, जिसे हम जगाली कहते हैं अपनी ज़बान पे। फिर वो कह रहे हैं कि इसी टाइम ये यानी कि पहली स्टेज है जिसमें ये मुकम्मल तौर पर जो है च्यू हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि जब दोबारा से निकलते हैं तो फिर जो खुराक है र्यूमन में जब अब दोबारा से निकलेंगे तो वो बिल्कुल लिक्विड बन चुका है, ठीक है। तो फिर क्या है कि जब ये बिल्कुल लिक्विड होता है तो फिर क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड स्टफ़ है वो रेटिकुलम से अब बाहर आ गया है, ठीक है। और रेटिकुलम से बाहर आ गया तो फिर वो ओमेसम में जाएगा, फिर एबोमेसम में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम से यानी कि एबोमेसम में होंगे, इससे इसका इनकाउंटर होगा और डाइजेशन होगी। नेक्स्ट सी का जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कोलोन से आता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फर्दर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छा, इसमें वो कह रही हैं कि गैस्ट्रिक डाइजेशन से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं रूमिनेंट्स में, यानी कि जिनमें जगाली होती है, जो कि जो है ये किस में होता है नॉन रूमिनेंट में होता है गैस्ट्रिक डाइजेशन से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हाँ, रूमिनेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं गैस्ट्रिक डाइजेशन से पहले और गैस्ट्रिक डाइजेशन के बाद जो है करते हैं नॉन रूमिनेंट के केस में, ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन गैस्ट्रिक डाइजेशन हो गई उसके बाद होगा। तो रैबिट्स, हॉर्सेस और रैट्स, तो रैबिट, हॉर्स और जो हमारे पास रैट वगैरह हैं, इनमें ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। किस तरह से? इनके सिकम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
ठीक है, तो उसके ज़रिए से ये डाइजेस्ट करते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिकम में होते हैं जो कि ब्लाइंड पाउच है, यानी कि एक सिरा ओपन होगा, एक क्लोज होगा, जो कि कोलोन से, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उससे निकल रही होंगी। जो नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि माइस होते हैं, यानी कि जो जगाली नहीं करते, माइस, रैबिट। अच्छा देखिए, माइस रैबिट जो है दोनों में आ रहा है, माइस रैबिट। तो ये बाज़ अपनी फीसेस खाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि उनसे वाइटामिन लेने के लिए। नेक्स्ट पे पेनक्रियाज है, हर वर्टेब्रेट का पेनक्रियाज होता है, लेकिन जो हमारे पास लैम्प्रे है और लंग फिशेस हैं उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा होता, उनके इंटेस्टाइन की वाल के अंदर एम्बेडेड होता है। अच्छा, अब इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी हैं, पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस होते हैं, यानी कि सिक्रेशन जैसे कि हार्मोन को ब्लड में रिलीज़ करते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट के अंदर रिलीज़ करते हैं। जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड है, जिसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, वो पेनक्रियाज से रिलीज़ हुआ और पेनक्रियाटिक डक्ट से वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट हमने लीवर और गॉल ब्लेडर देखना है। जो गॉल ब्लेडर है वर्टेब्रेट्स में, अच्छा मैमल्स के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। तो गॉल ब्लेडर लीवर बाइल बनाएगा, जो कि बाइल डक्ट के ज़रिए से गॉल ब्लेडर में चला जाएगा। गॉल ब्लेडर वर्टेब्रेट्स में लीवर के साथ होता है। लीवर जो है बाइल बनाता है, जो कि गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। बाइल जो है फ्लूइड है, जिसके अंदर बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल साल्ट अहम किरदार अदा करते हैं फैट की डाइजेशन में, अगरचे वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, वो जस्ट इमल्सीफाई करेंगे, यानी कि उसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदलेंगे, जिसके ऊपर फिर लाइपेज एक्ट कर सकता है। जो बाइल पिगमेंट है वो कैसे बनती है? रेड ब्लड सेल की फैगोसाइटोसिस से बनती हैं। लीवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो में फैगोसाइटोसिस जो है हीमोग्लोबिन को क्लीव करती है, उसे तोड़ती है, आयरन को रिलीज़ करेगी, और जो बाकी पोर्शन है उसे वो सर्कुलेशन में डाल देगी। और ये फिर सर्कुलेशन से मतलब कि खारिज होंगे और लीवर में आएंगे, और लीवर में ये फिर बिलीरूबिन के तौर पर आएंगे, जो कि रेड बाइल है, और बिलीवेडियन के तौर पर, जो कि ग्रीन बाइल है। फिर वो कह रहे हैं कि बाइल की इंपॉर्टेंस की वजह से, यानी कि फैट डाइजेशन के अंदर जो गॉल ब्लेडर है, यानी कि कार्निवोर्स पे बड़ा होता है, क्योंकि कार्निवोर्स को हमें पता है गोश्त खाते हैं, और गोश्त के साथ फैट्स जो है मेन होते हैं, और वर्टेब्रेट का भी ऐसा ही है, फैट अहम पार्ट है उनकी डाइट का। फिर वो कह रहे हैं कि ये मच रिड्यूस या एब्सेंट होगा ब्लड सक्कर्स के अंदर, जैसे कि लैम्प्रे के अंदर, और एनिमल्स जो कि प्लांट खाते हैं उनके अंदर भी ये रिड्यूस होगा, क्योंकि मेनली ये फैट स्टोरेज ऑर्गन में है गॉल ब्लेडर। तो ये टीलियोस्ट बर्ड, ठीक है, और रेड्स में भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमने इंटेस्टाइन देखना है। अच्छा, अब इंटेस्टाइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पर इसकी जो डिवीजन्स बनी हुई हैं, यानी कि इसके जो पोर्शंस हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के, ये वर्टेब्रेट के अंदर एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। इंटेस्टाइन जो हैं ये एनिमल से रिलेटेड हैं, उसकी यानी कि किस तरह की फूड वो खा रहा है, उसका साइज़ कितना है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उससे रिलेटेड। साइक्लोस्टोम, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस और जो प्रिमिटिव बोनी फिशेस हैं, इनके अंदर शॉर्ट स्ट्रेट इंटेस्टाइन होती है, जो कि स्टोमिक से एनस तक जाती है। जो ज़्यादा एडवांस्ड बोनी फिशेज़ हैं, इनके अंदर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है मोर एडवांस्ड बोनी फिशेज़ में, वो कॉइल होना जो है स्टार्ट कर देती है। जो एम्फीबियन और रेप्टाइल में ये मॉडरेटरी जो है लॉन्ग होती हैं। जो बर्ड्स और मैमल हैं, इसमें ये बहुत बड़ी होती है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। टेट्रापोड की निस्बत बर्ड के अंदर 2 सीका होते हैं, मैमल्स के अंदर 1 सीका होता है। बिगनिंग पे उनके लार्ज इंटेस्टाइन मैमल्स के अंदर बहुत बड़ी होती है बर्ड्स की निस्बत, इतनी बड़ी बर्ड्स में नहीं होती, और ये क्लोका ये एनस में ओपन होती है वर्टेब्रेट्स के अंदर। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।